देखिए, सावन का हर दिन शिव की भक्ति का पर्व है, जहाँ जल चढ़ाने से पहले दिल से जुड़ना जरूरी होता है। यानी कि एवरी डे ऑफ श्रावण इज अ फेस्टिवल ऑफ डिवोशन, वेयर pouring water is a sacred, but connecting from the heart is divine. हर हर शंभू, जय महाकाल। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की आज की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, यानी कि सावन मास की शिवरात्रि का पर्व। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। देखिए, हम सब शादी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, पर कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो बता देता है कि आपकी शादी एक समाज की मजबूरी है या आपकी आत्मा की जरूरत, जो ये तक बता सकता है कि आपका रिश्ता प्यार से बना है या पाप से। जी हाँ, प्यार से या पाप से। और उस ग्रह का नाम है दारा कारक ग्रह। जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होती है आपके लगन चार्ट में, आपकी कुंडली में, वो दारा कारक ग्रह होता है, जिनमें राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि शादी वाला ग्रह मतलब सिर्फ सप्तम भाव या फिर सप्तमेश, पर असली रहस्य छिपा है दारा कारक में। ये वो ग्रह है जो आपको बताता है कि आपका जीवन साथी आपके जीवन में क्यों आया है। क्या वो आपके कर्मों का फल है या आपकी आत्मा का सफर पूरा करवाने आया है। ये बात बहुत ही कम लोग समझते हैं, और शास्त्रों में कहा गया है, ऋणानुबंधनेन पश्यामि, यानी रिश्ता जो इस जीवन में आता है वो किसी न किसी ऋण के कारण आता है। और जब वो रिश्ता विवाह का हो तो समझ लीजिए वो ऋण सबसे गहरा होता है। हर इंसान की कुंडली में जीवन साथी क्यों और किस मकसद से आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार इंसान रिश्ता निभा जाता है, पर समझ ही नहीं पाता कि इसका मकसद ही कुछ और था। तो आज हम आपको हर धारा कारक ग्रह की ऐसी सच्चाई बताएंगे जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि आपका रिश्ता कार्मिक है या डिवाइन है। देखिए, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं बहुत सी वीडियोस पर कि क्या उनके रिश्ते जो हैं पति पत्नी के हों, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के हों, क्या उनका ये कनेक्शन कार्मिक है? क्या उनका ये कनेक्शन जो कार्मिक होते हुए भी इतना अच्छा क्यों नहीं चल रहा? तो आज उन सभी कमेंटों का जवाब इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा सुनिए। आपके घर में 4 सदस्य हैं, सबकी कुंडली खोलिए, नोट करिए एक पेपर पेन लेके कि कौन से सदस्य का दाराकारक ग्रह कौन सा ग्रह बनता है। उसके बाद आप लोग अपनी डिटेल सुनिए। उसके साथ साथ मैं आपको, जैसा कि बहुत सी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, कि जरूरी नहीं कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानना है। अपने दुश्मन के बारे में, अपने शत्रु के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए लगा के, उनके बारे में तो जानिए कि कहीं वो किस पॉइंट पे कहीं आपको धोखा तो नहीं दे जाएंगे, या फिर क्या उनके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो उनके बारे में सुन के समझ के आप उनको गाइडेंस दीजिए ताकि आपका बिजनेस और ज्यादा अच्छा चले। तो इसीलिए, और मैं एक चीज ये कहूंगा, साथ साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियोस हैं। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो हर एक वीडियो को सुनिए। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, आपको खुद समझ आने लग जाएगी एस्ट्रोलॉजी। ये शास्त्रों का ज्ञान है, जितना
आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, उतने आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रह सके, ताकि आप कभी किसी इंसान से मिलो और उसकी नेचर देखो, तो आप पहचान जाओ कि हाँ, ये इंसान ग्रीडी है, ये इंसान लालची है, ये इंसान इस तरीके का है, तो इसके ये ग्रह होंगे। इसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आपका दारा कारक ग्रह सूर्य देव हैं और आपकी कुंडली में मतलब सूर्य की डिग्री सबसे कम है, तो इसका सीधा मतलब है आपका जीवन साथी ऐसा इंसान होगा जो आपके आत्मसम्मान, आपकी पहचान और आपके अंदर की हिम्मत को जगाने वाला होगा। ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं होता। ये वो रिश्ता होता है जो आपको आपके अंदर के सच से मिलवाता है। ये रिश्ता कार्मिक है या दिव्य? आइए समझते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर एक मन में सबसे पहले आता है, क्या ये रिश्ता कोई पिछले जन्म का हिसाब-किताब यानी कि आज की भाषा में कहें तो कार्मिक है कि नहीं? तो जवाब है नहीं। जब सूर्य द्वारा कारक ग्रह होते हैं, तो ये रिश्ता कार्मिक नहीं बल्कि दिव्य होता है। दिव्य मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ऐसा रिश्ता जो ऊपर से लिखा गया हो, जिसमें आपका जीवन साथी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने आता है। वो आपको आपका असली मकसद समझाता है, आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है और कभी-कभी आपको आपसे ही मिलवाएगा। अगर सूर्य उच्च का हो या अच्छे भाव में हो, अगर वहीं सूर्य उच्च का तो है या फिर पहले पंचम या नवम भाव में बैठा है, तो समझिए कि जीवन साथी आपके जीवन का रोशन दिया बनकर आया है। आपका जो जीवन साथी है, आपको बड़ा बनाने में और बड़ा बनने में मदद करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा कि आपको खुद को पहचानना है, खुद के लिए खड़ा होना है। अब यहाँ पर एक कंडीशंस आती हैं। कुछ ज्योतिषीय सूत्र होते हैं जिनको मैं अब आज आपको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ कि अगर सूर्य आपका दारा कारक है और उस पे कहीं न कहीं किसी भाव से राहु और केतु की दृष्टि पड़ती है। देखिए राहु केतु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। यानी कि जहाँ सूर्य की प्लेसमेंट है या फिर ये कहें कि जहाँ राहु और केतु बैठे हैं, उनके 5 घर आगे, 7 घर आगे या 9 घर आगे, कहीं न कहीं अगर सूर्य पड़ रहा है, तो राहु केतु की दृष्टि उन पर है। तो इस रिश्ते में थोड़ा टकराव आएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है। मतलब दोनों में ये लड़ाई तो होगी और हो सकती भी है कि किसका कहना माना जाए और कौन ज़्यादा सही है, किसकी पहचान बड़ी है। कई बार ये रिश्ता प्रेस्टीज और सेल्फ इमेज की लड़ाई बन जाता है, जो रिश्तों को धीरे-धीरे थका सकता है। अब वहीं सूर्य आपका दारा कारक है और ये कहीं त्रिक भावों में आ गया, यानी कि छठे, 8वें या 12वें भाव में है। और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए टेंशन का कारण बन जाएगा। कई बार सेपरेशन, अलगाव होगा। पब्लिक में इंसल्ट या रिश्तों में बहुत स्ट्रगल जैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। जो आपका सम्मान है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, पार्टनर के कारण हर्ट हो जाएगी। ऐसे में ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच पूरा ट्रस्ट हो और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समझने की कोशिश करें। वहीं अगर सूर्य आपका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में हो, तो बहुत पॉजिटिव संकेत है। आपका जीवन साथी आपको ऊपर उठाएगा। वो आपको आपके गोल्स, आपकी पहचान, आपके जीवन के मकसद की ओर लेके जाएगा। ऐसा रिश्ता आपको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं बल्कि आत्मा के लेवल को अपलिफ्ट करता है। अब यहाँ बात करते हैं कौन-कौन से नक्षत्र शुभ हैं। देखिए,
सूर्य कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा या रेवती नक्षत्र में हो, तो समझिए कि रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग और धर्म पर आधारित होगा। आपका जीवन साथी आपको एक स्टेबल और वैल्यू बेस्ड लाइफ देगा। ऐसे रिश्ते में लड़ाई झगड़े कम होंगे, समझदारी ज्यादा होगी। अब मैं प्रिकॉशंस आपको बताता हूँ। सूर्य दारा कारक है, आपको क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? अहंकार से दूरी रखिए। ईगो अगर आ गया रिश्ते में, तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। पार्टनर को अपने कंट्रोल में मत करिए। हर इंसान को अपनी स्पेस चाहिए होती है, इस बात को समझिए। फैसलों में दोनों की बात होनी चाहिए, सिर्फ मैं नहीं, हम चलना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में मत पड़िए। पब्लिक इमेज के चक्कर में अपने असली इमोशंस को दबाइए मत आप। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चंद्रमा की डिग्री सबसे कम है, यानी कि चंद्रमा दारा कारक ग्रह है। तो आपको अपने जीवन में एक ऐसा साथी मिलता है जो बहुत भावुक, बहुत केयरिंग और अंदर से नर्चरिंग नेचर वाला होगा। आपका जीवन साथी आपके इमोशंस को फील करता है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, आपका मन पढ़ लेता है। और ये रिश्ता कैसा होता है, आइए जानते हैं। जब चंद्रमा दारा कारक ग्रह होते हैं, तो ये रिश्ता इमोशनल सिक्योरिटी का बेस बनता है। मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल कंफर्ट मिलता है, जहां आप बिना कुछ बोले भी समझे जा सकते हैं। आपको लगता है कि कोई है जो आपके अंदर के जज्बात को समझता है, जो आपको मेंटल पीस देता है। अब आपका ये रिश्ता दिव्य है या कार्मिक, आइए जानते हैं कि क्या ये रिश्ता दिव्य है या कार्मिक। अगर चंद्रमा शुभ हो, मतलब अच्छे भाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो ये रिश्ता दिव्य होता है। ऐसा रिश्ता आपको इमोशनल हीलिंग देता है और आपके मन को शांत करता है। लेकिन अगर वहीं चंद्रमा नीच का हो या पाप ग्रहों जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल से घिरा हो, तो ये रिश्ता कार्मिक बन जाता है। मतलब आपको उस संबंध के जरिए अपने अंदर के इमोशनल वीकनेस से सीखने का मौका मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर के रूप में आपको कोई ऐसी सोल मिलती है जिससे पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, और उसी का इमोशनल हिसाब किताब इस जन्म में निकलता है। अब जैसा कि मैंने सूर्य की डिटेल्स में भी बताया और समझाया कि अगर आपका, मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि अगर आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, उस भाव पर कहीं ना कहीं से राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत खतरा है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, राहु और केतु के पास तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु केतु की जहां भी 12 भावों में से प्लेसमेंट है, क्या चंद्रमा पर उनकी कोई एक दृष्टि तो नहीं पड़ रही? अगर पड़ रही है, तो आपके लिए बहुत खतरा है। आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, इतना ज्यादा कि छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाए। कई बार तो बिना वजह के डाउट, कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स या फिर मेंटल टेंशन का माहौल बन जाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है। और जब वो फूटता है, तो इमोशनली बहुत हैवी हो जाते हैं। अगर चंद्रमा त्रिक भावों में है, यानी कि चंद्रमा दारा कारक है और उसके बाद वो त्रिक भाव में आ गया, छठे, आठवें और 12वें में, तो थोड़ी और कौशन की जरूरत है। आपके जीवन साथी में इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कभी बहुत प्यार, कभी बहुत दूरी, मतलब मूड स्विंग्स, कभी एक्सट्रीम केयर और कभी कंप्लीट साइलेंस। कई बार मेंटल प्रेशर, अकेलापन या फिर विड्रॉल का योग भी बन सकता है। ऐसे में आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना सीखना पड़ेगा, और साथ ही
कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखना होगा। अगर चंद्रमा आपका लग्न में, पंचम में या नवम भाव में होगा तो ये बहुत सुंदर स्थिति है। जो आपका जीवन साथी है वो आपके जीवन में माँ का साया बन के आएगा। मतलब ऐसा पार्टनर जो हमेशा आपका ध्यान रखे जैसे कि एक माँ रखती है, आपको इमोशनल सपोर्ट करे जैसे कि एक माँ सपोर्ट करती है, और आपको हर वक्त समझेगा आपका पार्टनर बिना कुछ कहे। इस प्लेसमेंट से रिश्ता हील होता है। वो चोट जो आपने पहले झेली है वो धीरे धीरे भरने लगती है। आपको लगता है कि आप किसी के साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। शुभ नक्षत्र। चंद्रमा अगर हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र में है तो फिर क्या ही कहना। यह रिश्ता और भी ज्यादा सुकून और स्टेबिलिटी लाएगा। इन नक्षत्रों में जो लाइफ पार्टनर आता है वो दिल से जुड़ता है और मन में एक शांति और इमोशनल डेप्थ लेकर आता है। आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक ठहराव आ गया, एक ऐसा इंसान जो आपके दिल को पकड़कर बैठा है और वो छूटने वाला नहीं। प्रिकॉशन यानी कि सावधानियों की बात करते हैं कि जब चंद्रमा आपका दारा कारक हो तो कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इमोशनल डिपेंडेंसी से बचिए। हर वक्त उन्हीं पर टिका रहना, हर छोटी बात पर उन्हीं जरूरत को महसूस करना रिश्ता वीक बना देता है। ओवर केयर मत कीजिए। कई बार जरूरत से ज्यादा नर्चरिंग से रिश्ता सफोकेट होने लगता है। माँ बाप की फीलिंग्स का ओवर इन्वॉल्वमेंट रिश्तों में ना हो। हर बात पर माँ या पिता की एडवाइस लेना या उनके इमोशंस को सेंटर बनाना पार्टनर के इमोशंस को दबा सकता है। क्लियर और सच्चा कम्युनिकेशन रखिए। क्या फील हो रहा है, क्या चुप रहे हैं, क्या चाहिए, ये सब साफ साफ बोलना बहुत जरूरी होता है। अब अगर मंगल धाराकारक ग्रह हो, यानी सबसे कम डिग्री वाला ग्रह मंगल हो, तो इसका क्या असर होगा आपके रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ पर। आइए देखते हैं। जब आपकी कुंडली में मंगल सबसे कम डिग्री का है तो मंगल बन जाएगा आपका दारा कारक ग्रह, यानी आपका लाइफ पार्टनर या मैरिज से जुड़ा हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह। मंगल जैसा कि तेज, ऊर्जा, साहस और संघर्ष का ग्रह है, आपका दारा कारक हो जाता है तो इसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। सबसे पहली बात ये करते हैं कि इसका जो बेसिक भावार्थ यानी कि मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी एकदम एनर्जेटिक, तेज तर्रार डिसीजन मेकर और कभी-कभी थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है। आपका रिलेशनशिप एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा, जहां पे दोनों लोगों का पेशेंस, एनर्जी और समझ का टेस्ट एक साथ होगा। आपको ऐसा रिश्ते से गुजरना पड़ता है जहां स्ट्रेंथ और कंट्रोल दोनों बराबर जरूरी होती हैं। अब ये रिश्ता आपका दिव्य है या कार्मिक, आइए देखते हैं। क्या ये रिश्ता एक डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए या फिर कार्मिक बर्डन। देखिए, मोस्टली जब मंगल दारा कारक ग्रह होते हैं तो ये रिश्ता कार्मिक ज्यादा होता है, यानी आपका किसी पुरानी जिंदगी का रिश्ता आपके साथ आया है। अगर ये मंगल नीच हो या वक्री हो या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि में हो जैसे कि शनि, राहु, केतु, तो रिश्ते में गुस्से, डोमिनेशन और कंट्रोल की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर मंगल शुभ है, दशा में हो या उच्च का हो, फ्रेंडली साइंस में हो यानी कि अच्छे मित्र भाव में हो, मित्र राशि में हो, तो रिश्ता आपके जीवन का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन वॉल बन जाएगा। फिर ये रिश्ता साहस, रक्षा और सपोर्ट का अल्टीमेट सोर्स होता है आपके लिए। अब मंगल जहां जिस भाव में बैठा है उस भाव पर
यानी कि मंगल पर राहु और केतु की कहीं न कहीं से दृष्टि पड़ रही है। यानी कि मंगल कहीं पे भी बैठा हो, राहु केतु के पास 3 दृष्टि होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। और इन तीनों दृष्टि में से कहीं न कहीं अगर मंगल पर पड़ रही है कोई एक दृष्टि, तो आपके रिलेशनशिप में गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, कभी-कभी वॉयलेंस या वर्बल अब्यूज़ तक और एक तरह का परमानेंट टेंशन बन जाता है। और ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। आपको पार्टनर से डर लगने लगेगा या उनकी तरफ एक अजीब-सी नफ़रत भी फ़ील हो सकती है। इस वजह से आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर मंगल दारा कारक ग्रह है और त्रिक भाव में बैठ जाए यानी कि छठे, आठवें, 12वें में, तो इस कंडीशन में आपके रिलेशनशिप में एक जबरदस्ती कंट्रोल आ जाएगा। आप या आपका पार्टनर एक दूसरे पर अपनी बातें थोपने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी ये कंट्रोल फिजिकल या मेंटल प्रेशर तक पहुंच सकता है। यानी रिश्ते में लव कम और कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। ये एक अनहेल्दी पैटर्न बन जाता है, आपको इमोशनली हर्ट करता है। अब वहीं अगर मंगल लगन में, पंचम में या नवम में आ जाए प्लेसमेंट लेके, तो ये प्लेसमेंट बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। आपका जीवन साथी आपका प्रोटेक्टर, सपोर्टर और मोटिवेटर बन जाता है। ये रिश्ता आपको एनर्जी देता है, आपको अपलिफ्ट करता है, आपके साथ हमेशा एक वॉरियर की तरह खड़ा होता है, जो डिसीजन लेने में एक्सपर्ट होता है और कभी आपको नीचे फील नहीं होने देता। यानी आप दोनों का बॉन्ड फुल ऑफ एक्शन, पैशन और मोटिवेशन है। अगर मंगल इन शुभ नक्षत्रों में है यानी कि मृगशिरा में, चित्रा में या घनिष्ठा में, तो समझिए कि आपकी शादी एक पावरफुल और डायनेमिक जर्नी बन जाती है। मृगशिरा लाता है स्पिरिचुअल कनेक्शन और सॉफ्टनेस, चित्रा देता है क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन, और घनिष्ठा से आप दोनों के बीच में एक ड्राइव आती है, जैसे कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का जुनून हो। यानी ये नक्षत्र मंगल के नेचर को पॉजिटिवली बैलेंस कर देते हैं। और शास्त्रीय संदर्भ में भी इसे समझ लीजिए, मंगल सेनापतित देवतानम। इसका मतलब है मंगल सभी देवताओं के सेनापति हैं। यानी ये ग्रह रिप्रेजेंट करता है युद्ध, परिश्रम और कर्म की शक्ति को। इसलिए जब मंगल आपके रिश्ते का प्रतिनिधि बन जाता है, तो ये रिश्ते में भी एक वॉरियर टाइप एनर्जी तो लाएगा। रिश्ते को जीतने के लिए मेहनत और समर्पण दोनों चाहिए होते हैं। अब कुछ प्रिकॉशन की बात करें, जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए अगर आपका मंगल दारा कारक ग्रह है तो। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, आप या आपका पार्टनर दोनों ही इम्पल्सिव हो सकते हैं। इसीलिए पेशेंस रखिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। रिश्ते को बैटलफील्ड मत बनाइए, हर बात को ईगो का इशू मत बनाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना सीखिए, अपने डिसीजंस थोपने से बचिए। रिश्ते में दोनों का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, वरना डोमिनेशन बढ़ जाता है। साथी की आजादी को दबाना नहीं है, हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो प्यार कम और टेंशन ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी लगन कुंडली में बुध अगर दारा कारक ग्रह है, यानी उसकी डिग्री सबसे कम है, तो इसका मतलब आपका रिश्ता बुद्धिमता, बातचीत, समझ और विचारों के आधार पर चलने वाली है। आपका जीवन साथी जो होगा वो एक इंटेलिजेंट, लॉजिकल और विटी इंसान हो सकता है। मतलब बातें बहुत मैटर करेंगी इस रिश्ते में। बुध वाले जीवन साथी से हर बात पर कम्युनिकेशन जरूरी होगा, क्योंकि ये रिश्ता बोलचाल, समझ और क्लैरिटी पे चलने वाला होगा। आप दोनों के बीच टॉक्स, डिबेट्स और म्यूचुअल समझ ज्यादा होगी। क्या ये एक दिव्य संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर बुध एक अच्छी पोजीशन में है, जैसे उच्च का हो, स्वग्रही हो या फिर
शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, ऐसे में ये रिश्ता एक दिव्य बॉन्ड बन जाएगा। दोनों लोग इमोशनली और मेंटली कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बुध किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए, जैसे कि शनि राहु केतु की दृष्टि पे, और या फिर छठे आठवें बारहवें में चला जाए, तो ये बॉन्ड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब वहीं अगर जिस भी भाव में बुध बैठा है, उस भाव पर और बुध पर अगर राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु के पास तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम सप्तम और नवम दृष्टि, और इन तीनों दृष्टियों में से कोई एक दृष्टि बुध पर पड़ जाए, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी बातें छुपा रहा है, या फिर गलत बातें कंफ्यूजन या चाल के संकेत मिल सकते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। इसीलिए आपको हर बात पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन डाउट भी कंटिन्यूसली पालना ठीक नहीं है। अब अगर बुध आपका दारा कारक ग्रह है और त्रिक भावों में आ गया, यानी कि छठे आठवें और बारहवें में, तो क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। तो फिर आपको कम्युनिकेशन कंफ्यूजन से डील करना पड़ सकता है। आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे की बातों को गलत समझ सकते हैं। गलतफहमियों की वजह से छोटी बात बड़ी बन सकती है। कभी-कभी डिसीजन मेकिंग में गलती भी हो सकती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि टॉक ओपन करते रहने और अजम्पशंस अवॉइड करनी है आपने। बुध अगर आपका लगन में पंचम भाव में या नवम भाव में है, तो आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप जैसा हो जाएगा। ये एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है कि आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। अब अगर फर्स्ट हाउस में है, तो आपका जीवन साथी आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाएगा। पंचम भाव में है तो रिश्ता क्रिएटिव और रोमांटिक बन जाएगा। नवम भाव में है तो फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस और म्यूचुअल गाइडेंस होती है। इस कॉम्बिनेशन में ग्रोथ तो होगी, इमोशनल भी और इंटेलेक्चुअल भी। अब नक्षत्रों की बात करते हैं कि अगर बुध अश्लेषा में, ज्येष्ठा में या रेवती नक्षत्र में हो, तो आपका रिश्ता और भी गहरा और थॉटफुल बन सकता है। अश्लेषा वाले इमोशनल बुद्धिमत्ता देते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लीडरशिप क्वालिटी और क्लैरिटी देते हैं, रेवती नक्षत्र वाले सॉफ्टनेस, इमेजिनेशन और डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ऐसे नक्षत्रों में बुध होने का मतलब ये है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ बाहों का नहीं, दिमाग और दिल का भी मेल है। शास्त्रीय संबंध सुनिए कि शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धि ही कर्मणाम प्रारंभ, यानी बुद्धि ही हर काम की शुरुआत में होती है। आपका रिश्ता भी उसी बुद्धिपूर्वक सोच पर टिका होता है। आप दोनों हर बात को बिल्कुल ठंडे दिमाग से और वाइजली टैकल करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं। बुध अगर आपका दारा कारक ग्रह है, तो कुछ सावधानियां तो आपको जरूर याद रखनी है। ओवर एनालिसिस से बचना है, हर बात को पोस्टमार्टम करना हर बात का ठीक नहीं है। मॉकरी या सरकाज़म से दूरी रहिए, क्योंकि छोटी बातों से दिल टूट जाता है। बहुत ज्यादा डिबेट ना करें, तर्क वितर्क से रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अपने दिल की कंफ्यूजन को पालते मत रहिएगा। बात कीजिए, वो भी खुलकर बात कीजिए। अब अगर बृहस्पति यानी कि गुरु आपके दारा कारक ग्रह बनते हैं, यानी कि उनकी डिग्री सबसे कम हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन साथी एक बहुत ही ज्ञानी, धार्मिक और अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति होगा। आपका रिश्ता सिर्फ इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि उसमें ज्ञान, धर्म और जीवन के असली मूल्य भी जुड़े होंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए एक टीचर, एक गाइड, एक गुरु की तरह काम करेगा।
ये संबंध दिव्य शक्ति से जुड़ा है या कार्मिक शक्ति से? देखिए, बृहस्पति दारा कारक होने का मतलब होता है कि ये एक दिव्य संबंध है। जीवन साथी आपके जीवन में प्रकाश लाने वाला व्यक्ति बनेगा। जैसे एक दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, सेम टू सेम वैसे ही। अगर गुरु उच्च के हैं, स्वराशि में हैं या कर्क राशि में हैं, तो समझ जाइए कि आपका संबंध किसी हायर लेवल की सोल से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। आप दोनों का मिलन सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी होता है। अब अगर बृहस्पति पर राहु और केतु की दृष्टि हो, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं, वहां पर राहु केतु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, नवम और सप्तम। और अगर कहीं न कहीं से ये तीनों दृष्टि में से कोई एक राहु केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ती है, तो भ्रांतियां ले आती हैं आपके जीवन में, इल्यूजन ले आएगा। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको गाइड कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो गाइडेंस थोड़ा गलत डायरेक्शन में ले जाए। कभी-कभी आपको लगेगा कि आपने अपना भरोसा गलत जगह रख दिया। आपका जीवन साथी अपनी पोजीशन या ज्ञान का आपके मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ ब्लाइंड फेथ से बचना बहुत जरूरी है। अब अगर बृहस्पति यानी कि गुरु दारा कारक तो हैं, लेकिन त्रिक भाव में बैठ गए, तो यहाँ कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि जीवन साथी के साथ आपका धार्मिक कनेक्शन कमजोर हो रहा है। कभी-कभी आपका विश्वास टूटने लगेगा। जीवन के बड़े सवालों का जवाब मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप दोनों के बीच में जीवन दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ अलग हो जाए, ये स्थिति आपको अंदर से हिला सकती है। इसीलिए यहाँ अपने स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। अगर बृहस्पति आपका लग्न में, पंचम में या नवम भाव में होगा, तो समझिए यहाँ तो बात ही कुछ और है। आपका संबंध सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगा। जीवन साथी आपको अपलिफ्ट करता है, आपके अंदर के भगवान को जगाता है, आपके जीवन में आध्यात्मिक उड़ान भर देता है। इस तरह का संबंध एकदम डिवाइन और एकदम इंस्पिरेशनल वाला होगा। अब अगर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हूं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन नक्षत्रों में बृहस्पति होने का मतलब है कि आपके संबंध बहुत ही शांत, अच्छे, वैल्यूज वाले और मेंटली पीसफुल होंगे। यहाँ पर जीवन साथी आपकी बात समझेगा, आपको इमोशनली और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हर बड़े फैसले में आपके साथ गुरु की तरह खड़ा रहेगा। अब शास्त्रीय संबंध क्या कहते हैं कि शास्त्रों में सीधा-सीधा स्पष्ट-स्पष्ट कहा गया है, गुरु शुभनम श्रेष्ठा। इसका मतलब है शुभ ग्रहों में बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका असर ये होता है कि अगर बृहस्पति दाराकारक ग्रह हैं, तो विवाह में स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध अदृश्य यानी कि आइडियल हो जाएगा। आप दोनों मिलके एक सामाजिक और एक धार्मिक जीवन बना पाते हैं। अब कुछ प्रिकॉशन की बात याद रखनी है आपको, स्पेशली जब बृहस्पति दाराकारक ग्रह हों, तो जीवन साथी को हर वक्त टीचर या गुरु समझ समझ के ना देखें। कई बार वो भी गलती कर सकता है, उसके या फिर उसको भी एक ही इंसान की तरह स्पेस और सम्मान दीजिए। अंधविश्वास से बचना होगा, सिर्फ इसीलिए कि वो ज्ञानी है, आप अंधे विश्वास में ना चले जाएं। ज्यादा भरोसा रखेंगे लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत बनाइएगा। कभी कभी आपकी आंखों के सामने जो चीजें हो रही होती हैं वो नजर नहीं आती, क्योंकि आप दिल से देख रहे होते हैं। धर्म के नाम पर कंट्रोल मत कीजिए किसी को। कभी कभी आप या आपके पार्टनर में मैं सही हूं के नाम पर एक दूसरे पे अथॉरिटी लग जाता है। इससे रिश्तों में गड़बड़ आती है।
अगर आपकी कुंडली में शुक्र दारा कारक ग्रह हैं, यानी उनकी डिग्री सबसे कम है, तो इसका सीधा मतलब है आपके जीवन में जो जीवन साथी आएगा वो आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता जैसे विषयों से गहराई से जुड़ा होगा। मतलब तो साफ है, आपका रुझान भी ऐसी ही क्वालिटीज वाले पार्टनर की तरफ होगा। शुक्र दारा कारक होने पर आपकी शादीशुदा जिंदगी में सेंसुअल, रोमांटिक और इमोशनली चार्मिंग बना देंगे। लेकिन ये हमेशा एक सा नहीं रहने वाला। यहाँ एक बहुत गहरी टीचिंग, एक सीख छिपी हुई है। वो ये है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दोनों दिशाओं में जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, शुक्र अगर शुभ दशा में हो, शुभ दृष्टि में हो, बलवान हो, तो ये बनता है एक दिव्य प्रेम संबंध। ऐसा संबंध जिसमें प्रेम गहराई से जुड़ा होता है, जिसमें सौंदर्य के साथ साथ आत्मा का मिलन होता है। लेकिन अगर यही शुक्र पाप दृष्टि में आ गया, वक्री हो गया या अशुभ भावों में बैठ गया, तो फिर यह शुक्र प्रेम नहीं बल्कि मोह, भोग और कार्मिक बंधन बनाता है। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि शुक्र अगर वीक हो गया या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपका रिश्ता भारी पड़ सकते हैं आपके ऊपर, और वो भी मोह के जंजीर से। अब देखिए, राहु और केतु की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ती है, और शुक्र दारा कारक ग्रह हैं, यानी कि राहु और केतु के पास तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। और कहीं ना कहीं कोई दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ रही है, तो आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ड्रीमी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इससे कभी कभी प्रेम में धोखा मिल सकता है, या आप भोग वृत्ति की ओर बहुत आकर्षित हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप किसी चार्मिंग पर्सन के साथ हैं, लेकिन अंदर से वो रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना आपने सोच लिया था। यानी कि राहु और केतु की दृष्टि इस शुक्र को इल्यूजन में डालती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्रेम में आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। अब जानते हैं कि अगर शुक्र दारा कारक ग्रह होकर त्रिक भावों में आ जाए, यानी कि छठे, आठवें और 12वें में, तो ये बताता है कि शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा अब, भोग में रुकावट, मतलब आप पूरी तरीके से रोमांटिक फील नहीं कर पाएंगे। पति पत्नी से भावनात्मक दूरी, या लंबी दूरी के रिश्ते जहां फिजिकल प्रेजेंस कम हो। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिनके साथ समय बिताने का मौका कम मिले, या हमेशा कोई ना कोई दूरी बनी रहे। इसीलिए आपको पेशेंस रखना और समझदारी से चलना बहुत जरूरी है। अब शुक्र आपका दारा कारक ग्रह होकर लगन में, पंचम में या नवम हाउस में आ जाए, तो आपको ये समझना है कि जैकपॉट मिल गया आपका। आपके रिश्ते सुंदरता, क्रिएटिविटी और डीप इमोशनल कनेक्शन से भरे होंगे। आपका लाइफ पार्टनर एकदम कैरिस्मेटिक, आर्टिस्टिक और लविंग नेचर का होगा। आप और सबसे बड़ी बात, आपके रिश्ते में प्रेम के प्रवाह बहुत ही नेचुरल होगा। ये प्लेसमेंट दिखाती है कि आपका जीवन साथी न सिर्फ दिखने में सुंदर होगा, बल्कि उसके साथ मन का मिलन भी होगा। अब शुभ नक्षत्रों की बात करें, तो शुक्र दारा कारक ग्रह बनकर 3 नक्षत्रों में बैठे, यानी कि भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो समझिए कि आपका भाग्य पूरा साथ तो दे रहा है विवाह और प्रेम के मामले में। देखिए, भरणी नक्षत्र इंटेंस रोमांटिक एनर्जी वाला है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुंदरता, आकर्षण और प्रेम से भरे रिश्ते हैं। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र संबंध में सम्मान, समझ और बैलेंस है। इन नक्षत्रों में शुक्र होने से आपको रिश्ते में प्यार के साथ स्टेबिलिटी भी मिलती है। अब
जैसा कि हम शास्त्रीय संदर्भ की बात करें, तो आइए एक क्लासिकल लाइन पर ध्यान देते हैं। शुक्रः कलत्र कारकः। मतलब ये जो शुक्र ही है, जो जीवन में पत्नी तत्व या जीवन साथी का मुख्य कारक है। ये ग्रह ही हमें बताता है कि आपका विवाह कैसा होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, कि आपकी शादी जिंदगी में कितनी मिठास भरी होगी। और शुक्र सौंदर्य, प्रेम और आनंद का प्रतिनिधित्व तो करता ही है। अब प्रिकॉशन, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए बात करते हैं। भौतिक मोह से दूरी बनाए रखें। रिश्तों को फिजिकल अट्रैक्शन पर ना चलने दें। दिखावे से रिश्ते को खराब ना करें आप। सिर्फ सोशल मीडिया वाली लाइफ से रियल लाइफ डिस्कनेक्ट ना होने दें। फिजिकल प्लेजर को इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर ना रखें, क्योंकि एक दिन फिजिकल चीजें डल हो सकती हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन जो होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। प्रेम को पॉजेसिव ना बनाएं। प्यार करें, लेकिन इंसान को ओनरशिप की तरह नहीं देखें। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें स्पेस और ट्रस्ट दोनों होते हैं। शनि आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह हो, यानी शनि की डिग्री सबसे कम हो, तो इसका सीधा असर आपके जीवन साथी के स्वभाव, आपकी शादीशुदा जिंदगी और आपके रिश्ते के गहराई पर साफ दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब शनि दारा कारक ग्रह होते हैं, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में सीरियसनेस, कर्म और प्रैक्टिकल सोच को लेकर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो जीवन साथी आता है, वो कोई हल्की फुल्की बातें करने वाला नहीं होता। आपके जीवन साथी एकदम सीरियस नेचर का होगा, काम होगा, साइलेंट टाइप का होगा, लेकिन काम का होगा आपके पक्का। हंसी मजाक या फालतू की बातों से दूर, एकदम ग्राउंडेड पर्सन होगा। आपको ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपके साथ मिलके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ मजबूत खड़ा करना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा साथी कभी-कभी बहुत ज्यादा शांत, ठंडा और डिटैच्ड भी लग सकता है। आपको लग सकता है कि ये पर्सन इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी नेचर है। अब ये रिश्ता आपका कार्मिक है या दिव्य बंधन, आइए ध्यान से सुनिए। अगर ये शनि नीच के हैं, वक्री हैं, तो ये एक गहरा कार्मिक बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कि आप दोनों के पास्ट लाइफ से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो रहा है, और इस जन्म में आप दोनों एक कार्मिक सेटलमेंट के लिए एक साथ आए हैं। आप दोनों को साथ मिलकर कुछ सीखना है, कुछ भुगतना है, कुछ सुधरना है, कुछ सुधारना है। लेकिन अगर यही शनि उच्च के हैं या अपने स्वराशि में हैं, तो ये रिश्ता कार्मिक नहीं रहेगा। ये बन जाएगा एक दिव्य और समझदार रिश्ते का प्रतीक। ऐसा रिश्ता जो समझदारी, सम्मान और स्थायित्व पर टिका होता है। और राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि शनि महाराज जहां पर बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव पर राहु और केतु की दृष्टि आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राहु और केतु के पास तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो कहीं ना कहीं किसी भाव में बैठ के अगर ये पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, तो यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके बीच में इमोशनल दूरी है। आपका पार्टनर शायद ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा, और कई बार तो एकदम कोल्ड या डिस्कनेक्टेड लग सकता है। इस तरह की स्थिति में आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग तो बढ़नी निश्चित है। इसलिए आपको एक्टिवली एफर्ट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन और इमोशनल रिश्ता बनाए रखने के लिए। साइलेंट होना इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा डेंजर बन सकता है। अब जानते हैं कि शनि तो दारा कारक ग्रह हैं, लेकिन वो त्रिक भावों में भी बैठ गए, यानी कि 6, 8, 12 में।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा सँभल के चलना पड़ेगा। ये संकेत देते हैं कि आपके रिलेशनशिप में लंबे समय तक कठिनाइयाँ, सेपरेशंस और इमोशनल ड्राइनेस हो सकती है। आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप एक बर्डन बन जाएगा, लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ कार्मिक साइकिल का हिस्सा हो सकता है। आपको यहाँ पेशेंस और मैच्योरिटी से काम लेना होगा। और अगर शनि कहीं न कहीं अगर लगन में, पंचम में या नवम भाव में आ गए और दारा कारक भी हैं, तो आपका जीवन साथी एक स्पिरिचुअल या कार्मिक बैलेंसिंग फैक्टर बनकर आएगा। आप दोनों के साथ एक तपस्या की तरह होगा। मतलब रिलेशनशिप इजीली फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप दोनों में समर्पण और तप होगा, उतनी ही गहराई से ये बॉन्ड मजबूत होता चला जाएगा। ऐसे कनेक्शन में भले ही स्ट्रगल हो इनिशियली, लेकिन जो फाउंडेशन बनता है वो बहुत ही डीप और इटर्नल होता है। अब बात करते हैं कि शनि दारा कारक ग्रह हैं और किन नक्षत्रों में हैं, वो ध्यान से सुनिए। कि अगर शनि पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो समझिए कि आपको एक ऐसे रिश्ते का वरदान मिला है जिसमें सम्मान, पेशेंस और गहराई का अद्भुत संतुलन होता है। आपके रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल ग्रेविटी आती है। लाइफ में भले ही संघर्ष हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके उस संघर्ष को स्टेबल और रिस्पेक्टफुल वे में संभाल लेते हैं। प्रिकॉशन की बात करते हैं, आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? देखिए, अब आखिर में क्या ज़रूरी बात है? आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका शनि दारा कारक है। ओवर सीरियस मत बनिए, हर बात को काम की तरह मत लीजिए। आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ह्यूमर और हल्कापन भी होना चाहिए। साइलेंस को कम्युनिकेशन गैप बनने मत दीजिए। अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है, तो उससे एक्सप्रेस करिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पास्ट गिल्ट या पुराने रिश्ते का बैगेज लेकर मत चलिए। हर रिश्ता फ्रेश स्टार्ट डिजर्व करता है। समय और पेशेंस को इन्वेस्ट करिए। आप जितना टाइम और इमोशन से इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ये बॉन्ड मजबूत होता जाएगा। तो बस यही था दारा कारक ग्रह का वो गूढ़ रहस्य। इस ज्ञान को समझना मतलब अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को समझना। क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी भी है, आत्मा की आत्मा से एक की गई एक गूढ़ प्रतिज्ञा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के जीवन में शांति, प्रेम और समाधान बना रहे, यही कामना है। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और ज्ञान की चाबी के साथ। जय महाकाल।